हमारा इलाज कर सकते हैं और जो भी खाते उससे भी हम हमारा इलाज कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ती ज्यादातर। बरोबर आहे सुजाताताई, बरोबर. खूप छान आणि खूपच सुंदर वर्ग झाला आपला. धन्यवाद. आणि सुजाताताई, तुम्ही नॅचरोपॅथीचा पण क्लास केलाय ना ऑनलाईन? त्याच्याबद्दल पण थोडीशी 2 मिनिट माहिती सांगा. ओके। नेचुरोपैथी का मैंने क्लास किया है हमारे आरोग्यवर्धन केंद्र की ओर से। जो हमारी हेमा मैडम ने इसमें क्लास भी लिया था दैनिक योगाहार में। तो मैं अभी मिट्टी बना रही हूँ, जो काली मिट्टी है, जो इलाज के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं अभी मिट्टी के पैकेट बना के उनको नेचुरोपैथी सेंटर में दे रही हूँ। उसको हमें जो हमारा खर्चा भी है वो भी चलता है, लेकिन उसमें इलाज भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हमारे चेहरे पर जो झुर्रियाँ वगैरह आती है, जो कि डार्क सर्कल है, पिंपल है, उसके लिए भी मिट्टी का उपयोग होता है। हमारी जो आंखें होती है, जो अभी तो गर्मी के दिन शुरू होने वाले, गर्मी में हमारी आंखों को लाल हो जाती है, खुजली आती है। तो हम उसकी जो लपेटे हैं बना के हम अगर हमारी आंखों पर रखेंगे तो उससे भी हमें आराम मिलता है। हमारे पेट में गर्मी पड़ती है, और शुगर के लिए भी मिट्टी का जो हम पट्टी बनाएंगे और ऊपर रखेंगे तो उसका भी फायदा हमें होता है। घुटनों के दर्द, हेरिकेस के लिए भी मिट्टी का फायदा होता है। तो खुद भी घर पर बना सकते हैं हम मिट्टी। तो हम बोलेंगे कि कैसे बनाएंगे हम मिट्टी, तो मिट्टी को जो काली मिट्टी है 2-3 इंच नीचे की मिट्टी साइड कर रखना है, और नीचे की मिट्टी खोद के हमें उसमें थोड़ा सा एक दिन में सुखाना है। थोड़ा सा दूसरे दिन उसमें नीम के पत्ते होते हैं, उसका जूस निकाल कर उसमें भिगो देना होता है। मिट्टी के ऊपर इतना ही पानी रखना है, जैसे कि हम उपवास के लिए साबूदाना भिगाते हैं, उसी तरह इतना पानी ऊपर रखना है। जो पानी पूरा सूख जाए 2 दिन में, फिर उस मिट्टी को फोड़ना है, फिर उसमें नीम के पत्ते का जूस बनाकर डालना है। ऐसा हमें 3 बार करना है। जो मिट्टी पूरी सूख जाए उसका हम पूरी छलनी के कूट के, हमें इसमें कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें इसमें एक तो लकड़ी का, या कूटने के लिए जो दगड़ होता है उसमें से हम कूट सकते हैं, और उसी मिट्टी को हम इलाज भी करेंगे। धन्यवाद सभी को दीदी, जितना हमें सिखाया था वही बोला थोड़ा सा। जी जी जी, बहुत सुंदर सुजाताताई. खूपच छान. म्हणजे खूप सुंदर तुम्ही ऑनलाईन क्लासला जुडल्या आणि नेचरोपॅथीचा क्लास केला. मलाही पण म्हटलं होतं तुम्ही, पण माझं जमलं नाही. तरी आता त्याची फी पण वाढली असं तुम्ही म्हटलं होतं ना. ठीक आहे, काही हरकत नाही. धन्यवाद. तुम्ही थैंक आज यू। दिला. धन्यवाद सभी को। और आगे का सत्र एक आरंभ दिन करते एक दिन हैं. एक आपसे दिन और एक दिन मिट्टी के प्रभाव की पूरी वो बताना आप करके, मिट्टी का क्या प्रभाव है, किस किस बीमारी में ठीक करती है मिट्टी, कैसे कैसे क्या होता है। इसमें मैं रंजना जी से निवेदन करूंगा कि एक दिन बहन का जो है मार्गदर्शन ले लें, और क्या क्या लाभ होते हैं, किस बीमारी में कैसे क्या उपयोग करती है। जी जी जी, ठीक वो है, तो ठीक मैं है। बताऊँ उनको. अब ठीक है, है ना, मुख्य ठीक है। वक्ता को उनको मैं आमंत्रित करूंगी, सुजाता ताई. और आप जुड़े रहिए. अब हमारा समय पूरा है, हम अगला सत्र आरंभ करते हैं. तो मैं आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को सादर ओम सदन को सादर प्रणाम। और मैं आज के मुख्य अतिथि श्री तारक काते सर को आमंत्रित करता हूं। वो अपने अनुभव सुनाएंगे, और उन्होंने जो जैव विविधता पर काम किया है उसके ऊपर वो अपनी बातें करेंगे। परिचय दीजिए. तो नाम मैं तो बताइए, परिचय सादर दीजिए. आमंत्रित करता हूँ श्री तारक काते जी, जो कि वर्धा से हैं और हमारे रीजनल कॉलेज के प्रथम बैच के स्टूडेंट सन 1964 से 1978 के। तारक सर ने अपना काफी समय दक्षिण अफ्रीका में भी बिताया है। वहाँ पे वो स्कूल में प्रिंसिपल थे। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ तारक काते सर आए और अपने अनुभव से हम लोगों को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी जी हेलो। सर.
जी 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 सर, सुनाई दे रही है। मेरा नाम है तारक काटे। मैं हूँ विदर्भ के वर्धा का निवासी, वर्धा शहर का। और मेरी पढ़ाई शालेय शिक्षा यहीं हुई। और जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, मेरी स्नातक स्नातक पदवी जो है मैंने जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल से प्राप्त की। और जैसा कि उन्होंने कहा, मैं पहले बैच का ही विद्यार्थी रहा। उसके बाद मैंने मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल से ही एमएससी किया वनस्पति शास्त्र में। और बाद में मैंने नागपुर विद्यापीठ से विश्वविद्यालय से वनस्पति शास्त्र में पीएचडी किया। और मेरा सपना था कि मैं अच्छा शिक्षक बनूं और वैज्ञानिक भी बनूं। लेकिन ऐसा होता नहीं, जीवन में हम जो सोचते हैं ऐसा होता नहीं। मैं 1975 के 80 के बीच में पीएचडी कर रहा था, तो हमारे देश में काफी माहौल अलग था। और जो एक प्रकार से जो भी प्रश्न थे वहाँ के उस वक्त के, जो राजकीय हो सामाजिक हो, उसके विरोध में ये जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ था। और मेरे दोस्त उसमें कुछ शामिल हो गए और मैं भी उनके साथ शामिल हो गया। और फिर जो देश के प्रश्न है, गरीबी, अमीरी, गांव, शहर, लिंग भेद, ये सारे प्रश्न, जाति भेद, और तो इनके साथ मैं जूझता रहा और मतलब उसके समझता रहा। और फिर मैंने पीएचडी के बाद कुछ अलग करने की सोची। और उस वक्त वर्धा में एक संस्था शुरू हुई थी, उसका नाम था ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र। मतलब गांव के लिए विज्ञान और तकनीकी का हम कैसा उपयोग कर सकेंगे कि जिससे गांव का जीवन सुधरे। और मैं वैज्ञानिक रूप में वहाँ 14 साल काम करता रहा। लेकिन 80 के दशक में जो हरित क्रांति का हमने जो पहले स्वीकार किया था 60 के दशक में, उसका 80 के दशक में उसके जो विपरीत परिणाम है वो दिखने लगे। चाहे वो मिट्टी, पानी का प्रदूषण हो, हमारे अन्न में विष जाने जाना, और फिर उसका हमने सेवन करना, उसके शरीर के ऊपर विपरीत परिणाम। और जो खेती की लागत बढ़ना, मुनाफा घटना, जमीन की जो ताकत है वो कम होना। तो मैंने इसका अध्ययन शुरू किया और 2 किताबें मेरी उस वक्त मैंने पढ़ी। वो था एक वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, जो कि एक जापानी वैज्ञानिक है मासानोबु फुकुओका, उन्होंने लिखी थी। और उनका वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, सूक्ष्म जीव शास्त्री। और वो प्रयोगशाला में काम करते कि उनके ध्यान में आया कि ये जो विज्ञान है ये क्या कर रहा है, ये प्रकृति का नाश कर रहा है। तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 40 साल अपने पिताजी का जो खेत था वहां उन्होंने बिताए। और वहां एक नई तकनीकी उन्होंने विकसित की जिसका नाम था डू नथिंग फार्मिंग। मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप खटिया पे सोते रहो, आलसी रहो। इसका मतलब यह है कि प्रकृति की जो ताकत है, प्रकृति की जो व्यवस्था है, उसको समझो और उसमें दखल अंदाजी मत करो, उसको समझते हुए खेती करो। तो अभी मैं विस्तार से उसमें जाना नहीं चाहता समय के पाबंदी के कारण। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो धान की खेती की उस वक्त, उसका उत्पादन, इनके उन्होंने जो पद्धति विकसित की, उसमें जो उत्पादन आ रहा था वो उस वक्त के जापान के रासायनिक खेती में जो सबसे ज्यादा उत्पादन आ रहा था उसके बराबर था। तो ये मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। दूसरी एक किताब मैंने पढ़ी, उसका वो किताब मतलब वो जो पद्धति है उसका नाम है पर्माकल्चर। और ये पर्माकल्चर पद्धति जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे बिल मॉलिसन। उन्होंने 25 साल वो जंगल का अभ्यास किया था। तो उन्होंने कहा था कि जंगलों में कौन बीज डालता है, कौन वहां पे रासायनिक खाद छिटकता है या कीटनाशक छिटकता है, फिर भी जंगलों का जो जो उत्पादन है वो इतना ज्यादा कैसे होता है। और वहां तो बहुत प्रकार की विविधता होती, चाहे वनस्पति की हो, प्राणियों के हो, कीड़ों की हो। तो उन्होंने वो जो जंगल का जो तरीका है, जंगल का जो तकनीक है या व्यवस्था है, उसको खेती में लाने की जो उन्होंने पद्धति तैयार की, उसका नाम उन्होंने पर्माकल्चर यानी परमानेंट एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद मैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पैमाने पे रासायनिक खतों का और रासायनिक तकनीकों का उपयोग हो रहा था हरित क्रांति के नाम पे,
और बहुत ऐसे किसान थे कि जिन्होंने अपना उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ाया था, जिनको कृषिनिष्ठ या ऐसे काफी सत्कार किया था उनका सरकार ने। लेकिन वही ऐसे किसान थे कि जिनको पता लगा कि ये तो उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन लागत घट रही है, और कुछ दिनों लागत बढ़ रही है और कुछ दिनों का उत्पादन भी घट रहा है, तो फिर हमारा कैसे चलेगा, मुनाफा यदि घट रहा है तो ऐसे कुछ किसानों ने अपनी खुद की व्यवस्था विकसित की, और मैं ऐसे किसानों को ग्राम वैज्ञानिक कहता हूँ। तो मैं ऐसे किसानों के पास जाने लगा और वैज्ञानिक के रूप में उनकी तकनीकों को समझने लगा। वो सारी व्यवस्था उनकी पूरी गैर रासायनिक थी, कोई रसायनों का वापर नहीं, बाहर से कुछ भी लाना नहीं, बीज भी अपने ही होंगे, लेकिन उन्होंने प्रकृति के साथ बैठी ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था खड़ी की थी। उसको समझने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ये करना चाहिए, और मैंने एक छोटा सा, मैं कभी किसान नहीं था, एक 1.25 एकड़ का खेत लेके मैंने अपने प्रयोग शुरू किए, और बाद में मुझे लगा कि किसान जो काम कर रहा है उसके जो प्रश्न है वो एक अकेला अकेला कर रहा है, और अकेले अकेले में एक मर्यादा होती है प्रश्नों का हल निकालने में। यदि एक गुट एकत्रित आता है, 15, 20, 25 किसान एकत्रित आते हैं, तो फिर वो सब मिलके एक के बाद एक सवाल इसने किसी ने सॉल्व किया तो दूसरा करेगा, तीसरा, ऐसे सब मिलके वो उसको क्वालिटेटिव जो ये है या इम्पैक्ट है वो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक मुझे इसके लिए एक अशोका फेलोशिप में ये काम करने के लिए, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप है, भले ही वो एक अमेरिकन व्यक्ति ने इस फेलोशिप का शुरुआत की। इसका नाम भले वो अमेरिकन हो लेकिन अशोका रखा, क्योंकि अशोका ने, सम्राट अशोका ने गांव के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए काम किया था, और अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप है, बहुत सारे देशों में मिलती है, जिनको सोशल इंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहते हैं, गांव लोगों के लिए काम करने, समाज के लिए काम करने के लिए। तो 3 साल के लिए मुझे मिली, और उस वक्त मैंने अपनी खुद की संस्था जिसका नाम है धरा मित्र, मतलब धरती का मित्र, ये खड़ी करने की कोशिश की। और फिर मैंने एक ये फेलोशिप के दरमियान एक छोटे से गांव में, जो आदिवासी गैर आदिवासी गांव था, वहाँ 3 साल काम किया, और वहाँ के किसानों के, छोटे किसानों को जो बरसाती खेती करते थे उनको सेंद्रीय खेती की तरफ या बिना रासायनिक की खेती की तरफ लेने की कोशिश की। और इसी दरमियान मैंने युवा जो वैज्ञानिक है, जो एमएससी ऐसे स्टूडेंट्स है, उनको इकट्ठा करके मैंने फिर गांव के लिए विज्ञान का कैसे उपयोग हो सकता है इसके ऊपर काम किया। उसका कुछ उदाहरण मैं दूंगा, कि जैसे जो हमारे जंगलों में शहद जो होता है बड़े बड़े छातों पे लगता है, और आदिवासी लोग, वो जो भंवर मक्खी होती है बहुत आक्रामक होती है, तो आदिवासी लोग उस पेड़ के नीचे आग लगा देते हैं, जिससे वो गर्मी से जो मक्खियां उड़ जाती है, फिर वो छाता निकालते हैं, इसको निचोड़ते हैं, उसमें जो अंडे बच्चे होते हैं वो भी मर जाते हैं। और ये जो जो शहद होता है ये बहुत एक प्रकार से उसमें सारे बाकी के अंश भी आ जाते हैं, तो वो शुद्ध नहीं होता। हमारे एक विद्यार्थी को मैंने ये काम दिया था, जो एमएससी उसने एंटेमोलॉजी में, कीटक शास्त्र में किया था। तो उसने ऐसा टेक्निक निकाला कि शहद वही, छाता वहीं पे रहेगा, मक्खियां भी वहीं पे रहेगी, लेकिन हम शहद निकाल पाएंगे। इन्हें एक प्राकृतिक स्नेही तकनीक हमने विकसित किया। उसमें शहद का शुद्धिकरण भी हमने, उसकी भी पद्धति बिठाई। और जो आदिवासी युवा है, विदर्भ के अलग अलग जंगलों के इसमें काम, लोग वनों में काम करने वाले, आदिवासियों के साथ काम करने वाले कुछ संस्थाएं थी, कुछ मध्य प्रदेश की थी, कुछ छत्तीसगढ़ की थी। ऐसे हमने युवाओं को सिखाया, आदिवासी लोगों को। तो मुझे याद है 350 करीब करीब युवाओं को हमने ये सिखाया था, और हमने महिलाओं के द्वारा इसका बिक्री का भी व्यवस्था किया। वो मेरा स्टूडेंट अलग हो गया, उसने अलग संस्था निकाली, अभी करीब 4000 से ज्यादा अलग अलग राज्यों के आदिवासियों को सिखा रहा है। तो ये एक टेक्निक हो गया। जैसे केले लगाते हैं हम लोग, और केले की खेती करते हैं, और केले निकालने के बाद, फल निकालने उसके उसके खंबे फेंक देते हैं, तो उस खंबे का भी अच्छा पेपर और हार्ड बोर्ड, उसका बोर्ड भी तैयार हो जाता है। अभी हम लगे हुए उसका हार्ड बोर्ड कैसे बनाना, मतलब प्लाईवुड के जैसा उसको कैसे लाना। तो इस तरह के टेक्निक है। या हमारे यहाँ कपास की खेती होती है, तुअर की होती है, इसके जो डंठल होते हैं, स्टॉक्स,
ये बहुत कठिन होते हैं, उसमें लिग्निन होता है। तो इसको सामान्य तरीके से उसका खाद बनाने के लिए, सेंद्रीय खाद बनाने में करीब 9 महीने से 12 महीने लग सकते हैं। हमने ऐसी विधि निकाली है कि 1 महीने में उसको पहले बारीक करते हैं, 1 महीने में उसके ऊपर हम गोबर और मूत्र का यूज करके, फिर हमने कुछ जीवाणु का हमारे प्रयोगशाला में एक कंसर्नेटिव बनाया, एक चार जीवाणु का, सूक्ष्म जीवाणु का, कि जिसको यूज करके वो 1 महीने में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। फिर दूसरे महीने उसको केचुओं को खिलाते हैं, उसके 1 महीने के बाद केचुआ खाद मिल जाता है, 2 महीने में केचुआ खाद। तो इस तरह के अलग अलग प्रयोग हम लोग करते रहे और लोगों को ईंधन का भी उसी तरह से तुअर और इसके सारे जो एग्रो बायोमास है उसका इस तरह से ईंधन बनाए कि जो निर्धूल चूल्हे में डाल के निर्धूल जल सकता है। तो इस तरह से अलग अलग टेक्निक हम करते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा 2 हमने काम किए हैं। एक तो मिट्टी और पानी का रक्षण होना चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग जो वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं उसके ऊपर काफी काम किया, और हमारी संस्था को मदर एनजीओ के रूप में मान्यता दी महाराष्ट्र सरकार ने, जिसके तहत हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या एनजीओ के लोग हैं उनको सिखाते हैं। दूसरा बड़ा काम हमारा रहा है सेंद्रीय खेती के ऊपर। हम लोगों ने, जो प्रयोगशील किसान हैं, उन्होंने कुछ टेक्निक जो डेवलप किए, जो हमारे पुरातन खेती के जो कुछ तंत्र थे और कुछ इकोलॉजी, जो एक परिसर शास्त्र हम कह सकते हैं या परिस्थिति की शास्त्र, इसके जो तत्व है इसको इकट्ठा लाके 10-12 तकनीकों का एक हमने संग्रह बनाया और जिसको हम किसानों को सिखाते हैं। और हमारा तरीका है कि 1 एकड़ से शुरू करो, एकदम पूरी खेती मत करो। आप पहले 1 एकड़ में प्रयोग करो, उसे समझो और फिर उसके द्वारा बढ़ाते रहो। हमारा नारा है कि अभी जैसे जो आधुनिक खेती है जिसमें हाई एक्सटर्नल इनपुट, बहुत ज्यादा इनपुट डालो बाहर से खरीदे हुए, बाह्य निविष्ठा, उससे हाई आउटपुट आएगा, ज्यादा उत्पादन आएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि इसमें हाई रिस्क है। और हमारे जो 92%, 92% जो किसान है वो 10 एकड़ के नीचे वाले हैं, जो 75% में से जो है वो 5 एकड़ के नीचे है, और उसमें से 55% है वो तो 2.5 एकड़ के नीचे है। और ये सारी खेती, 65% खेती हमारी बरसाती होती है। महाराष्ट्र में तो 80% खेती बरसाती खेती है, तो इसमें ज्यादा रिस्क है। इसलिए हमारा है कि नो एक्सटर्नल इनपुट और लो एक्सटर्नल इनपुट, ऑप्टिमम आउटपुट, ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड लो रिस्क। तो इस तरह से हमने 1998 से 2001 तक विदर्भ के 4 जिलों में 400 किसानों के साथ काम किया, और धीरे धीरे उनका एकरेज बढ़ता गया और 3 साल के बाद 1200 एकड़ पे हो गया। फिर हमने यवतमाल जिला है जो सबसे ज्यादा आत्महत्याग्रस्त है पूरे भारत में, जो आत्महत्या हुई, सबसे ज्यादा आत्महत्या विदर्भ महाराष्ट्र में हुई है, उसमें भी विदर्भ में हुई है, और उसमें भी 6 जिले हैं जिसमें से एक जिला यवतमाल है। तो हमने 2000 से लेकर 2010 तक 1000 किसानों के साथ काम किया, और धीरे धीरे उनका जो खेती है वो रासायनिक खेती से धीरे धीरे बिना रासायनिक खेती की तरफ हम उसको लेते गए। अभी हम 400 किसानों के साथ काम करें वर्धा जिले में, उसको भी 10 साल हो गए। और हमारा तरीका धीरे धीरे करने का है, क्योंकि वो धीरे धीरे करेंगे तो वो स्थायी होता है। तो अभी करीब करीब 80% उनकी खेती इसमें आ गई है बिना रसायन में, और 69 किसान ऐसे कि जिनकी 100% आई है। वो कहते हैं हम गए 5 सालों में हमने कृषि केंद्र का मुंह नहीं दिखा। तो हम, लेकिन क्योंकि वैज्ञानिक संस्था है तो हम इसका सारा डेटा रख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्रॉप रिडक्शन हो गया था, पहले तो मेरे बचपन में 12, 13, 14 प्रकार के जो क्रॉप लेते थे जो हमारे घर की जरूरत है और हमारी अन्न विषयक, पोषण विषयक जरूरत पूरे करती थी। अभी जो मैं देखता हूँ रासायनिक खेती में बाजारू खेती होगी, बाजार को जो चाहिए, बाजार को कपास चाहिए, सोयाबीन चाहिए और तुअर, बस तीन ही क्रॉप ले रहे हैं, जिसमें से कपास खाते नहीं, सोयाबीन खाते नहीं, और तुअर भी है वो बेचने के लिए है। इसलिए हम देखते हैं कि गांव में कुपोषण बहुत बढ़ गया है, और करीब करीब खेती के नीचे वाला खर्चा जो है वो है बीमारी के ऊपर, और जिसमें सारे कर्जा उसी के लिए भी लिया जा रहा है। तो हमने क्या किया है कि इसका जो क्रॉप डाइवर्सिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की। अभी हम लोग 9 फसलों की तरफ आ रहे, जो ज्वार यहाँ का मुख्य अन्न था वो हमने वापस लाने की कोशिश कर रही है। जो मूंग है, उड़द है, ऐसे सारे दालें हैं, जो तेल हमारे यहाँ का जो लिंसीड है,
उसको हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, लेकिन लिंसीड का जो तेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और अभी अमेरिका में तो कैप्सूल में लोग ले रहे हैं, लेकिन वो चला गया, अब लोग सोयाबीन का तेल खा रहे हैं। तो सारे ये पुराने जो तेल है, ये लिंसीड है, या उसको सब वापस ला रहे हैं। तो ये तो एक तरह से काम हो गया ये। तो इसका सारा हमने डेटा रखा है, उसकी प्रोडक्टिविटी का डेटा, उसका खर्चा कितना हो रहा है। तो ये पूरा तरह से हम देखते हैं कि शुरुआत में शायद पहले साल जो उत्पादन कम होगा, लेकिन मुनाफा कम नहीं होता, क्योंकि हमने एक्सटर्नल इनपुट जो है उसका खर्चा कम कर दिया, और धीरे धीरे जमीन की ताकत जैसे बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ता है, मुनाफा भी बढ़ रहा है। और मेरा कहना है कि किसानों ने अपने शरीर के ऊपर, हमारे आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रतिकार शक्ति जब तक नहीं बढ़ेगी तो नहीं तो हम बीमार होते ही रहेंगे। और अभी जो जलवायु परिवर्तन होने वाला है, हो रहा है, जिसका तो बहुत बड़ा परिणाम हमारे आरोग्य के ऊपर होने वाला है। तो जिसके लिए हमारे सिर्फ हमारे शरीर पे नहीं, मानव शरीर पे नहीं, तो सारे हमारे जो मवेशी है उनके ऊपर होने वाला है। तो उनका भी आहार का व्यवस्था हमने सोचनी चाहिए, जो कि बिना रसायन की हो, और हमारे जमीन से वो निकले। अभी तो सब बाजार के लिए हो रहा है, हम अपने लिए सोचते ही नहीं है। एक और मुद्दा रह गया, वो जो जैसे जिसका जिक्र प्रदीप जी ने किया था, कि 2003 से लेकर 2012 तक 10 साल मुझे अतिथि प्राध्यापक के रूप में दक्षिण अफ्रीका के स्टेलेनबॉश यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता था। और पहले तो मैं हफ्ते भर में जाके पढ़ाया करता था, और वहाँ से 25 से लेकर 55 साल तक के उम्र के विद्यार्थी होते थे। वो काले, गोरे, और सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ने, अलग अलग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, यूरोप से, अमेरिका में से आते हैं थे। और वो सिर्फ विद्यार्थी जैसे कॉलेज में जाते ऐसे नहीं थे, जो कोई एनजीओ में काम करने वाले, गवर्नमेंट में काम करना है, किसी को सिर्फ हमें समझना है। ऐसे 16 अलग अलग विषय रहा करते थे, जिसमें से एक विषय था बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो मैं पढ़ाता था। और फिर मेरा काफी अच्छा संबंध रहा, करीब 300 से 350 विद्यार्थी मेरे वहाँ उस जमाने में मैंने उनको पढ़ाया, और उनका अभी भी संबंध रहा करते हैं। और उसमें से कुछ लोगों ने फिर एमएससी किया, फिर उसमें पीएचडी किया। तो मेरा यही कहना है कि मैंने एक अलग रास्ता चुना, जाके मैं भी यूनिवर्सिटी में, मेरे जैसे पीएचडी के दोस्त थे वो यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक बने, हेड बने। तो मैं भी रास्ता सोच सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के अलग रास्ता लिया। तो इसमें आर्थिक लाभ तो नहीं हुआ कि एनजीओ में आपको इतना तनख्वाह तो नहीं दे सकते। मेरा जो तनख्वाह था, वो मेरे जो मित्र थे जो यूनिवर्सिटी में तनख्वाह पाए, उनसे तो 1/4 ही था, और उसमें जूझना भी पड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस में। लेकिन मैं जो संस्कार अपने, मेरी बेटी है जो भी इकोलॉजिस्ट है, वो साइंटिस्ट है, अभी अमेरिका में वापस आने आएगी, वो काफी ब्रिलियंट रही है। मेरा लड़का भी इंजीनियर है, वो भी। इनको जो सोशल और इन्वायरमेंटल इनपुट्स मिले वो अलग है। और जो मैं काम करता रहा लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, जब उनकी खेती की सुधार होती है, उनका खर्चा कम होता है, उनका आरोग्य सुधारता है, तो उसका जो समाधान है उसकी तुलना किसी पैसे से और नहीं होती। तो मैं कहूँगा कि मेरा जो जीवन है, मैंने उसमें समाधानी हूँ। और मैं भी अभी तक, मेरा अभी 75 साल पूरे हुए अगस्त में, और अभी तक मैं भी योगासन करता रहा और प्राणायाम करता रहा, घूमता रहा। लेकिन अभी मुझे करीब 7-8 महीने पहले मुझे प्रॉब्लम शुरू हुआ। मेरा जो पीठ के हड्डी उसका ऑपरेशन हुआ, तो अभी मुझे थोड़ी चलने में दिक्कत है। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि 75 साल तो बहुत अच्छे भी थे ना। तो जो अच्छे बीच है उसका सोचना चाहिए, और उम्र के साथ में जो प्रॉब्लम आते हैं उसको झेलना चाहिए। तो आपने मुझे सुना और मुझे मौका दिया आपसे बात करने का, इसके लिए मैं आपको सभी को और आयोजकों को विशेष रूप से, और प्रदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। बहुत सुंदर और आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय को आज मुख्य वक्ता के रूप में हमने सुना और इनका अनुभव जाना। आपका बहुत अनुभव है और इस योगाहार कार्यक्रम में लगातार हम अपने जीवन, समाज और कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपकी एक अहम भूमिका आज हमारे सदन में उपस्थित हमारे साथीगण
आपसे निश्चित सवाल करेंगे क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है और जो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आदरणीय मैं हमारे पतंजलि योगपीठ से आदरणीय पवन कुमार जी इस सदन को का नेतृत्व कर रहे हैं और वो दिशा देते हैं और उन्होंने आदर्श ग्राम बनाने से लेकर के स्वच्छता मिशन के ऊपर और जल संरक्षण और आदि विभिन्न क्षेत्रों में जो काम किया है उनका जो अनुभव है और आज आपसे वो संवाद करेंगे। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपना संवाद आदरणीय हमारे आज के मुख्य वक्ता जी से करने का कष्ट करें। ओम नमस्कार, धन्यवाद लाल जी। आज के हमारे योग शिक्षिका का तो पहले धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से योग कराया है, बहुत सुंदर उनका प्रयास है, तो उनका अभिनंदन है। और आज के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में तारक जी का बहुत अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने जो राह चुनी, आपने जो राह चुनी, मैंने भी तकरीबन वही राह चुनी और मैंने भी अपनी शुरुआत वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन और बिल मॉरिसन की जो किताबें हैं उनको पढ़ करके मैंने समझने का प्रयास किया। और मैंने एक और व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहूंगा जिन्होंने प्रभावित किया, वो था शूमाकर, जिन्होंने कहा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा जो है वो जो है उसमें सुंदर है। क्योंकि उस समय जो बात हो रही थी वो बड़ी चीजों बनाने के ऊपर, बड़ा कुछ करने के ऊपर, लेकिन ये भी लग रहा था कि ये जो ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स हैं जो निकल के आए हैं, उस समय के जो ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स हैं, और साथ ही एक और जो घबराहट, मैं आपसे उम्र में मैं काफी छोटा हूँ, लेकिन 80 के दशक में जब मैंने पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पाई, तो उस समय ये सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए किया। और एक और जो मैंने पढ़ाई की थी, मैंने पर्यावरण विज्ञान का लिया, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी साथी थे कृषि पढ़ के वो सीड कंपनीज में गए, फर्टिलाइजर कंपनी में गए, पेस्टिसाइड्स में गए या ऐसे बिजनेसेस में गए। मैंने एक दूसरी राह चुनी और मैंने पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंसेस, जो कि नया नया उस समय शुरुआत हो रही थी, उसको लेके किया, क्योंकि मैं प्रकृति से थोड़ा सा प्रभावित रहा और इन सब चीजों को पढ़ के भी ये समझ में आया कि ये ऑल्टरनेटिव्स को लाइफस्टाइल कह देंगे या ऑल्टरनेटिव थिंकिंग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक ही तरह के समाधान से सब कुछ संभव नहीं हो सकता है, हमें दूसरे तरह के समाधान भी करने चाहिए, जो कि अपने एग्रीकल्चर में हम पढ़ करके ऐसा कुछ बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा मैंने फिर साइलेंट स्प्रिंग्स को भी, रेचल रेचल की जो किताब है साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें एंडोसल्फान का एक बहुत ही भयावह रूप आज भी केरल में साइलेंट वैली में जो दिखता है, उसको भी पढ़ने का, समझने का प्रयास किया। तो ये मेरे भी अनुभव में आपके ही पद चिन्हों पर चलता रहा। समय की बस केवल दूरी थी, जगह की दूरी थी, लेकिन विचारधारा मेरे ख्याल से एक ही थी। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने वो सब चीजें, पुरानी बातों को याद दिलाया है, क्योंकि ये सब चीजों हमारे लिए आज अब और ज्यादा सार्थक होती जा रही है। आज के दृष्टिकोण में हम देखें, उस समय जब हम पर्यावरण की बात करते थे तो हमारे बहुत सारे साथी, मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग या सीनियर या और भी जो साथी थे, पीयर जो थे, वो इन सब चीजों को बिल्कुल एक दूसरी नजर से देखते थे। और लेकिन उनका भी, कई लोगों का अब विचार मन उस मुकाबले, उसके तुलना में अब काफी परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन निरंतर आते रहेगा, ऐसा मेरा भी मानना है। तो ये बहुत सुंदर हमारी जो यात्रा है, मेरी भी यात्रा इसी तरह से फिर पर्यावरण के क्षेत्र में, फिर पर्यावरण शिक्षण के क्षेत्र में, एनवायरमेंटल एजुकेशन का मैंने फिर एक कोर्स किया सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद से। तो वहां से भी पढ़ करके और कुछ नई चीजें समझ करके और नए तरीके से चीजों को समझते हुए फिर मैंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपना करीब 11 साल मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके ही काम किया एज ए प्रोफेशनल, जो कि फिर औरों के मुकाबले फिर ये जरा सी नई तरह की रहा, इसको चुनी। तो ये पर्यावरण के ऊपर जो कार्य में है, और जो फिर ये भी महसूस हुआ कि केवल ये पर्यावरण ही नहीं है, उसके साथ जो जन का जुड़ाव है और जन के साथ जो उसमें उसको अडॉप्शन करने की जो बात है, उसको अपने अंदर आत्मसात करने की बात है और अपने व्यवहार में
और अपने व्यवहार में और एक्शन में उसको परिवर्तन करना है, वो कितना मुश्किल काम है। तो ये बहुत समीप से देखने का प्रयास किया कि केवल प्रशिक्षण देने से ही या बातचीत करने से ही कार्य नहीं होते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन की भी ज़रूरत होती है। उसको एक प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत होती है और उसको खुद जीने की भी आवश्यकता होती है। तो ये सब जीने का प्रयास किया और ये जो कठिनाई है उसको समझने का प्रयास किया और कठिन रास्ते से भी चलने का प्रयास किया। तो ऐसा भी मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा और इसको उतारने का जब प्रयास किया, तो बहुत कुछ अनुभव मिले और बहुत कुछ लोगों से भी प्यार, सम्मान मिला जब हमने ग्रामीण स्तर पर रह कर के काम किया। तो ये जो यात्रा थी मेरी भी कुछ ऐसी यात्रा बहुत सुंदर और मुझे लगता है कि अब क्योंकि समय बदल गया है और डिजिटल तरीके से और नॉलेज का बहुत ज़्यादा प्रसार पहले के मुकाबले हो गया है, तो हमें कुछ और तरीके से इसको जो जो विचार हैं स्पेशली जब हम देखते हैं कि जो फार्मिंग सिस्टम्स हैं, जो कृषि के तंत्र है, कृषि तंत्र हमारे देश में ही कई सारे तंत्र हैं, कृषि के तंत्र हैं, तो हर जगह की कहानी अलग-अलग है क्योंकि सामाजिक संरचना और स्वरूप और जो स्ट्रक्चर है, उसमें भिन्नता है और ये भिन्नता की वजह से कुछ फार्मिंग सिस्टम में अच्छा हो रहा है, कुछ फार्मिंग सिस्टम्स में तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ फार्मिंग सिस्टम्स में अभी भी संभावनाएँ बहुत हैं और संभावनाएँ का मतलब जो है कि ज़्यादा विनाश नहीं हुआ है, तो वहाँ पर जो रिजुवेनेशन हो सकता है प्रकृति का, वो जल्दी हो सकता है। कुछ फार्मिंग सिस्टम्स में आपके डिग्रेडेशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वहाँ पर से एक क्रिटिकल लेवल पर पहुँच गए हैं, मिट्टी के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, तो उसमें से उसको रिवर्स होने पर काफ़ी मतलब समय लगेगा मतलब और लोग उसके लिए पहले लोगों के व्यवहार में और उनके एटीट्यूड में दोनों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो इन सब विषयों पर मुझे लगता है कि काम करने की ज़रूरत है और जहाँ पर डिग्रेडेशन ज़्यादा हुआ है, वहाँ पर किस प्रकार से काम हो, इसका भी हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। लेकिन अपने क्षेत्र में जहाँ पर हम रह कर के काम कर सकते हैं, वहाँ पर तो निश्चित रूप से जो भी जहाँ पर है, वो अपना योगदान दे पाएगा, तो उससे जो भी रिवर्सल की बात है, प्रकृति के साथ चलने की बात है, उस तरफ हम लोग पहुँच सकते हैं। वही सामंजस्य, वही इक्विलिब्रियम, वही होमियोस्टेसिस जो हमें शब्द पड़े हुए हैं और वही इकोलॉजी की तरफ हमें बढ़ना है। यही मेरे कुछ विचार हैं ऐसे और इसी विचारों पर हम काम करते हैं और इसी विचारों से संवाद हमारा निरंतर जारी रहता है। तो आपका भी साथ आज मिल रहा है तो कभी ना कभी तो ये बिल मॉरिसन के पर्माकल्चर की कुछ मेरे पास किताबें अब वो नहीं है, कहीं दूसरी जगह रह गई हैं। बिल मॉरिसन के पर्माचर कल्चर के कुछ चैप्टर्स या फुकुओका के वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन के कुछ एक चैप्टर्स का आपके पास अगर किताबें हैं तो उनको हम पढ़ सकते हैं और उनको जो है उसकी जो महत्वपूर्ण अंश है, केवल पढ़ना का मतलब केवल महत्वपूर्ण अंश को आप आने वाले दिनों पर इस मंच पर आप हमें बता देंगे, तो ये सब हमारे साथ जुड़े हुए जो साथी हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा और उससे सब लोग हम और आपके अनुभव का लाभ लेते हुए और आपने उन विषयों को जो आपने पढ़ा होगा और जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे, तो उसका लाभ हम सबको भी इस पठन के माध्यम से और पढ़ने के माध्यम से हमें इसका लाभ मिल पाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर आप विचार करें। जब भी ऐसा अवसर हो, जब भी आपके पास समय हो, जब भी आपके पास ऐसी उपलब्धता हो, तो आप हमें बता कर के हमारे सभी लोगों को इसके बारे में बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको नमन करते हुए धन्यवाद करता हूँ और आज प्रदीप राज जी ने आपको बुलाया और इस माध्यम से पुरानी स्मृतियाँ का करने का एक मौका दिया, तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। आपने बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया है और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ एक समविचारी और सहप्रवासी मिले। तो ये तो मेरे भी जीवन में हुआ कि जब मैंने नए अलग राह चुनी तो मेरे सारे दोस्त जो मेरे कहते थे कहाँ जा रहे हैं, इसमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, असुरक्षितता रहनी। लेकिन मैंने इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता याद थी, दो रास्ते वाली। दूसरा है कि जैसे आपने शुभंकर का जिक्र किया, लेकिन उससे मैंने शुभंकर पढ़ी मैंने भी, लेकिन उससे पहले गांधी जी के
जो शिष्य थे डॉक्टर कुमारप्पा, जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने वही बातें कही थी और वो बहुत पहले कही थी। तो उससे भी मैं काफी प्रभावित रहा और हम कुमारप्पा के रास्ते पे ही चल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की बात है गांव के लिए। और आपका कहना सही है कि जो अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे, क्योंकि अपना पूरा इतना बड़ा देश है, इतने सारे अलग अलग प्रकार के जो जलवायु अलग अलग प्रांतों में है, प्रांतों के अंदर भी अलग अलग प्रदूषण में, इतनी विविधता किसी दुनिया में किसी देश में नहीं होगी। तो उसके अपने अपने सिस्टम होंगे ना एग्रीकल्चर के, एग्रीकोलॉजी जिससे कहते हैं, वो अलग अलग जगह अलग अलग होगी। उसको हमको संभाल के रख के उसमें क्या सुधार कर सकते देखना पड़ेगा। और दूसरा मैंने देखा कि जो शहर के पास के जो गांव होते हैं, वहाँ आप कितना भी माथापच्ची करे उसका प्रभाव नहीं होता, वो बिगड़े हुए गांव है। जितना आप सुदूर अंदर जाएंगे, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ आपकी बात सुनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वो अभी भी जुड़े हुए हैं प्रकृति से। और हम तो प्रकृति के साथ की खेती की बात करते हैं, प्रकृति से नहीं खेती की बात करते हैं। तो ये मेरे भी अनुभव रहे और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जहाँ स्वीकार है वहीं जाओ ना, जहाँ नहीं है वहाँ अपनी ऊर्जा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन आगे संपर्क में रहेंगे और अपने विचारों का, अनुभवों का आदान प्रदान जरूर करते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी, धन्यवाद। मैं भी संपर्क में रहूंगा। आपके अनुभव से सीखने के लिए मेरे लिए भी बहुत अनुभव अवसर मिल रहा है। तो ये जो बातें हैं, मैंने भी इसको समझा है कि जब हम काम करते हैं और जब तक के चाह नहीं होती है कि किसी की हम चाह या तो जगा नहीं पाते हैं या उसकी चाह नहीं होती है, तब तक के वहां पर काम करने की क्या आवश्यकता है। मैंने इस चीज को बहुत अनुभव किया और मैंने इसको दोनों तरफ से देखा। मैंने ज्यादातर तो जैविक खेती की तरफ ही लोगों को बोड़ने का प्रयास किया है अपने जीवन में, लेकिन कई बार हमने देखा कि नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं और उनके मन में जो चाह है वो पैसा कमाने की चाह है। लेकिन जब पैसा कमाने की जो चाह है, मैं प्रकृति का नाश किया और उसका जो है नुकसान हुआ, तो फिर उनसे पूछा गया कि आपने पैसा तो कमा लिया, लेकिन इसका जो चाह में जब तुमने प्रकृति के आपने क्या घटक में अंतर पाया। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने यहाँ पर अब केंचुए हमारे वहां नहीं दिख रहे हैं, हमारी मिट्टी सख्त हो गई है। तो फिर उनसे संवाद किया गया कि क्या आपने सही किया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब हमारी समझ में आ रहा है कि हमने अब सही नहीं किया। तो जब तक ये चाह नहीं होती है या तो हम विकसित नहीं कर पाते हैं, या उनके अंदर की हमारे चाहने के ऊपर भी उनकी चाह प्रकृति के प्रति नहीं हो पाती है, तो हमें फिर दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए, दूसरे तरीके से हमें काम करने की जरूरत है, या अपने तरीकों में भी हमें परिवर्तन करने की जरूरत होगी। तो मैंने भी, चलिए इसके बारे में फिर और बातचीत करेंगे जब मौका मिलेगा। अब बहुत सारे हैंड रेज्ड भी हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको पुनः नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय पवन कुमार जी और आदरणीय हमारे आज के मुख्य वक्ता आज आदरणीय महाराष्ट्र से ही आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी आपसे संवाद करना चाहते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आपसे संवाद करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज यहाँ आदरणीय पर डॉक्टर किशोर दुबे जी, अगर मेरी आवाज धन्यवाद जी, जी। आपकी आवाज आवाज आ रही, मुझे नहीं आ रही है, सदन में आ रही क्या? आवाज आ रही, आ रही है। हाँ आ रही सर, आ रही जी। आ रही जी। आज डॉक्टर किशोर दुबे हमारे जी की मुख्य आवाज। अतिथि जो है डॉक्टर तारक काटी जी, वो हमारे मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है। और हम लोगों ने उस समय से 1980s के से कई जगह पे कुछ मिलकर आदान प्रदान भी किया है, विचारों का आदान प्रदान भी किया है और काम भी किया है। मैं तारक काटी जी के बारे में बोलूं तो वो निश्चित ऐसे परिवार से, गरीब परिवार से आते हैं और उन्होंने उस समय डॉक्टरेट जो की, पीएचडी की, क्योंकि कुछ समय हम साथ में ही थे, वो हमसे आगे थे। और उस समय यदि वो चाहते तो निश्चित रूप से किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में बहुत अच्छे से प्रोफेसर बन सकते थे, बिकॉज ही वॉज ए मेरिटोरियस स्टूडेंट और उनका काफी अनुभव भी था। लेकिन उन्होंने अलग जो रास्ता ढूंढा और वहाँ जो काम किया, उसके लिए मैं निश्चित रूप से उनका अभिनंदन करता हूँ।
और आज पता चला कि हमारे पवन जी भी उस रास्ते पे चलने वाले हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सर काटे सर से मैं दो तरह का मार्गदर्शन चाहता हूँ कि उनका काफी अनुभव है, उन्होंने काफी तरह से काम भी किया है कि जो रासायनिक से मोड़कर जैविक की तरफ जाने का प्रयास आपने वर्धा जिले में भी किया, यवतमाल में भी किया और जगह पे भी किया और विदेशों में भी अलग अलग जगह पे किया। तो दो तरह से जो हमको एक गाइडेंस चाहिए कि इन सब प्रयासों के बावजूद 1000 किसानों के साथ में 400 किसानों के साथ में आपने काम किया, वह काम 10 साल 12 साल चलने के बाद में क्या आपका मतलब जो इनपुट का या गाइडेंस वाली बात थी उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया या नहीं किया, और वो काम 1000 किसानों से मल्टीप्लाई होते होते आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, और अगर नहीं बढ़ा तो उसकी क्या कारण थे? आज एक वैज्ञानिक के नाते आप बताइए कि उसमें क्या हर्डल्स है कि जिसके वजह से ये काम मल्टीप्लाई होके ज्यादा किसानों तक नहीं बढ़ सकता है? यह एक सवाल है। और दूसरा, विदेशों का भी आपका काफी अनुभव है, कई देशों में आप घूमे हो सर, तो निश्चित रूप से क्या जिस तरह से ये जो वही अलग अलग नए नए टेक्निक्स है, चाहे बायोडायनेमिक के हो, पर्माकल्चर के हो, अलग अलग देशों में, तो क्या ये टेक्निक्स पढ़ाने के बाद में किसानों को समझाने के बाद में क्या वो लोग इसके तरफ मुड़ते हैं या नहीं मुड़ते हैं? तो उनकी भी क्या कठिनाइयां है? ये दोनों कठिनाइयों के बारे में या हकीकत के बारे में आप बताइए। धन्यवाद। बहुत किशोर भाई हमारे, मैं जब पीएचडी कर रहा था तो आप एमएससी कर रहे थे, साथ ही में थे नागपुर यूनिवर्सिटी में, और अच्छा लगा कि वो भी इस ग्रुप में है। और आपके सवाल बहुत उचित है। तो इसमें दो तीन बातें हैं। अब ये देखिए कि हमारी जो करीब करीब भारत में 6000 सालों से कृषि हो रही है, खेती हो रही है, और अचानक जो हरित क्रांति के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो कितने जबरदस्त प्रयास थे। पहले तो लोग उसमें भी तैयार नहीं थे, आने को तैयार नहीं थे, सारा मुफ्त में दिया गया। और जो जो पूरे प्रयास तो शासकीय प्रयास थे, और उसका फिर असर दिखने लगा, उत्पादन बढ़ने लगा, क्योंकि तात्काल परिणाम जो दिखते हैं ना, क्योंकि हमारे जो अलग तरीके हैं बिना रसायन के, उसमें तात्कालिक परिणाम नहीं आते, धीरे धीरे परिणाम आते हैं, और लेकिन वो स्थायी रूप में होते हैं। तात्कालिक परिणाम तात्कालिक रहते हैं, लेकिन उसके जो निगेटिव इम्पैक्ट भी जल्दी आते हैं। तो जिस तरह से शासन ने उसमें ध्यान दिया, शासन लगा रहा, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि जब एनजीओ काम करती है कि गांव में, वो तो एक प्रोजेक्ट मोड में करती है, उनको जो फंडिंग मिलता है वो 2 साल 3 साल 4 साल के मिलता है। लेकिन वो जो फंडिंग खत्म हो जाता है तो उसका जो सातत्य रखने के लिए लोगों के साथ में रहना ही पड़ता है आपको। जब तक आप नहीं रहेंगे तो वो भटक सकते हैं, और उनको भटकाने वाले बहुत अलग लोग होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे जो 1000 किसानों के साथ हम काम करते रहे, 10 साल तक करते रहे, लेकिन 2008 में बीटी कपास आया, और ये उसका जो एडवर्टाइजमेंट किया गया कंपनीज ने कि आपका उत्पादन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आपको कीटनाशकों का जो काम नहीं, उपयोग नहीं करना है, उससे खर्चा बचेगा, यानी उत्पन्न भी बढ़ेगा। और इसके लिए बड़े बड़े, अब इनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, बड़े बड़े लोगों ने भी उसमें काम किया। फिर जो डीलर्स है उनको बताया गया कि आप इतने लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपको सिंगापुर ले जाएंगे, हांगकांग ले जाएंगे, बहुत सारा। जब वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो काम करती है ना, उसके लिए हम बहुत छोटे होते हैं, उनका जो तरीका है। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने जो काम शुरू किया था वो 40-45 साल के उम्र के या किसान थे। अब वो 10 साल में वो 55-60 तक पहुंच गए कुछ में से। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट आई कि आपका उत्पादन उत्पन्न दुगना होना है, ये जो था आपका दुगना होना है उत्पादन, तो जो युवा पीढ़ी थी उन्होंने अपने हाथ में खेती ली, और सारा फिर उल्टा हो गया। फिर हमने कहा कि अब हम लोगों को नहीं चाह रहे तो हम क्या करेंगे, हम चुपचाप बैठे रहे। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसका भी उत्पादन घटा, उसका भी खर्चा बढ़ा, आत्महत्या रुकी नहीं है। तो लोगों को भी समझने में देर लगती है, इट टेक्स टाइम। जैसे अभी अभी कहा गया था कि उस तरह से, तो ये कारण है। और हम जो हमारे जो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो हमारी टीम वापस लानी पड़ती है, हमारे पास कहाँ पैसा है कि वो जाते थे। लेकिन वर्धा जिले में हमने अपनी गलतियों से सीखा, और अभी हम जो किसी न किसी बहाने हम लोगों के साथ है,
तो हम ये देख रहे हैं कि अभी इसका असर स्थायी रूप में है। उसका एक उदाहरण ऐसा है कि जो 400 किसानों के साथ हम काम कर रहे थे, तो अभी जो कोरोना आया, तो कोरोना के समय तो हम वहां जा नहीं पाए और लोगों को संपर्क में रहना पड़ता है। तो हमने लगा कि हमारा भी काम चौपट हो गया। मतलब ये किसान कम हो जाएंगे जो सेंद्रीय खेती कर रहे हैं, या उनकी जमीन बिना रसायन में आई वो रसायन में चली जाएगी। लेकिन हमने दोनों साल, जो 2 साल वेव्स आई, ये पाया कि बिल्कुल कम नहीं हुआ। किसान भी कम नहीं हुए, खेती भी कम नहीं हुई है। तो ये पाया हमने कि ये स्थायी रूप में हुआ है। तो इससे ये सीखा कि आपको लोगों के संपर्क में रहना ही पड़ता है। दूसरा एक मैंने देखा, जो मैं बहुत जहां जहां हमने काम किया है, वहां कोई उन किसानों में आत्महत्या नहीं की। इसका कारण यह है कि जब अकेला किसान रहता है, उसके जो कर्जा लेता है, उसका चक्कर मारता है, और जो मानसिक रूप में अकेला है, या वो उसका ताकत नहीं है मानसिक उतनी, तो वो आत्महत्या करता है। लेकिन गुट में यदि किसान रहता है, 20-25 किसान यदि इकट्ठे रहते हैं, तो एक दूसरे को साथ देते हैं, तो उसमें हमें आत्महत्या नहीं दिखती। तो ये सवाल है कि वो बढ़ते क्यों नहीं, उसके कुछ कुछ अलग प्रॉब्लम है। जैसे छोटे किसान है, 3-4 एकड़ वाले किसान है, उनकी मैन पावर है तो वो लगा देते हैं। जो बड़े किसान हैं, उनको मजदूर लगाने पड़ते हैं, और उनको लगाने के लिए भी लागत लगती है। तो उसके लिए कुछ कुछ प्रॉब्लम अभी हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड का प्रॉब्लम है या वीडीसाइड का प्रॉब्लम है, उसका पूरी तरह से हमें यश नहीं मिला। पूरी तरह से 100% उनकी जमीन इसके अंदर आई है, तो उनका कॉस्ट बेनिफिट क्या है, उनके जीवन में क्या सुधार हो रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, आहार में क्या सुधार है। तो ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे होने वाली है। इट्स अ इवोल्यूशन, इट्स नॉट अ रिवोल्यूशन। वो ग्रीन रिवोल्यूशन की बात अलग है, लेकिन दिस इज अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस विच इज अ स्लो प्रोसेस, बट दिस इज विच इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल प्रोसेस। आपका दूसरा सवाल है विदेशों में क्या हो रहा है। तो मैं यूरोपियन यूनियन की बात करता हूँ। 27 देश थे, अभी इंग्लैंड अलग हो गया, 26 देश है। वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। वहाँ क्या हो रहा है कि कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। हमारे देश में कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा। वो अभी भी सस्ता मिल रहा है विचार, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब हैं। वो क्योंकि ऑर्गेनिक फूड महंगा होता है, इतना भी महंगा नहीं कि जो 50% ज्यादा मांग रहे, वो लूट है। ऑर्गेनिक फूड 15 से 20% ज्यादा देने में कोई हरकत नहीं है, क्योंकि मेहनत भी लगती है, बाकी सारी बातें हैं। लेकिन ये विदेशों में इससे कंज्यूमर डिमांड, तो इसलिए यूरोप में बहुत जगह पे इसके ऊपर ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये बढ़ रहा है। और वहाँ तो जो विशेषकर यूरोप में जो जो जीएम टेक्नोलॉजी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसके ऊपर काफी पाबंदियां है। अमेरिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, लेकिन यहाँ भी जैसे फॉर एग्जांपल मेक्सिको या ब्राजील में नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े खेत है। वो तो 1-1 लाख एकड़ के भी खेत हो सकते हैं। वहाँ छोटे किसान तो खत्म ही हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो असर दिखाई दिए, मैंने काफी लेख भी लिखे एग्रो वन में वगैरह, कि जो हवाई जहाज से फवारते हैं कीटनाशक, जिसके कारण जो शरीर पे परिणाम होते हैं। तो ये भी देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट होती है महिला, उसका मिस कैरेज हो जाता है, या उसके बच्चे जो होते हैं उसमें व्यंग पैदा होता है। तो वहाँ के मतलब एक विशेष ब्राजील या मेक्सिको, मुझे याद नहीं आ रहा, एक प्रांत के कुछ डॉक्टर्स ने अभ्यास किया है, जिसका मेरे पास रेफरेंस है। तो उन्होंने ये इसके बात आई सामने लाई कि इस तरह से परिणाम हो रहे हैं। तो जहाँ जन जागरण होगा, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है गांव में भी, रासायनिक खेती के कारण जो बीमारियां नहीं थी, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं थी, शुगर की नहीं थी, किडनी फेल्यूर नहीं था, कैंसर नहीं था, वो भी आ रही है, क्योंकि आहार और दूसरा पानी जो पी रहे हैं। और हम तो लोगों को कह रहे हैं कि आप, बाजार डिमांड करता है कपास लगाओ जो खाते नहीं, सोयाबीन लगाओ जो खाते नहीं, तुअर भी बेचने के लिए। और लोग क्या खा रहे हैं, जो पंजाब हरियाणा का जहाँ छिटका सारे केमिकल छिटके हुए हैं, वो हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ रहा है, और जिसको हम 3 रुपये 5 रुपये किलो से दे रहे हैं। लोग तो सस्ता ही देख रहे हैं या मुफ्त में देख रहे हैं, हमारी मानसिकता हो गई है। लेकिन उसमें परिवर्तन करना जरूरी। हम खा क्या रहे हैं, उससे आपके शरीर के ऊपर, आपके
आपकी अगली पीढ़ी पे क्या कर, यदि एक महिला जो जिसने बच्चा दिया है और वो छोटा बच्चा दूध पी रहा है उसके शरीर पे, वो जो खाएगी तो विष जाएगा, तो उसके बच्चे के दूध में भी विष आएगा ना। तो ये जब तक हम जागरूकता नहीं लाते हैं, हम देख रहे हैं अभी भी कि जैसे शहर में कुछ डॉक्टर्स ऐसे मरीजों को जो बहुत सारे एक्यूट जिसमें बीमारियां है, इस तरह से बीमारी को कह रहे हैं कि आप नेचुरल फूड खाइए। तो धीरे धीरे नेचुरल फूड की डिमांड बढ़ रही है। किशोर दुबे तो वर्धा के हैं, यहाँ बजाज फाउंडेशन एक जहाँ अनाज महोत्सव करती है अप्रैल महीने में, कि जहाँ किसान अपने जो ऑर्गेनिक किसान है अपना माल लाते हैं बेचने के लिए, और जहाँ ग्राहक आते हैं 2-3 दिन चलता है तो वहां से खरीदते डायरेक्ट। तो यहाँ से बिचौलिया हट गया, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर लिंकेज बन गया। तो इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि कोरोना के समय में वो 2 साल नहीं लगा पाए, तो इन कंज्यूमर्स ने, ग्राहकों ने उन किसानों का फोन नंबर्स लिए और उनसे फूड लिया। तो जहां जागरूकता इसमें ग्राहकों में होगी तो वो बढ़ेगा। तो हमें जो काम करना चाहिए कि सिर्फ किसानों के बीच में नहीं करना चाहिए, वो तो करते ही रहेंगे, वो भी ग्राहक है एक प्रकार से उनके। लेकिन जो शहर के ग्राहक है जिनके जेब में वो बहुत पैसा आ गया, आपने 5वां कमीशन, 6वां कमीशन, 7वां कमीशन करके बहुत सारा जो पैसा दिया, जो बेकार में बर्बाद कर रहे हो मॉल्स और इसके ऊपर खरीदने पे, वो अनाज में यदि खरीदी करे, उसमें खर्च करे तो, और अच्छे अनाज में जो जो निरामय अन्न है, तो जागरूकता जितनी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो किसान भी ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। ये मेरा कहना है, और ये मेरा अनुभव इस तरह के। धन्यवाद तारक जी, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद जी। बहुत सुंदर संवाद। सदन में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद भट्ट जी, जो देहरादून से हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और बहुत ही अनुभव है उनको इस क्षेत्र का। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वो भी हमारे आज के आदरणीय मुख्य वक्ता जी, चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, देहरादून उत्तराखंड से अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप मुख्य अतिथि महोदय, सादर प्रणाम। मैं आपसे मिला था, आपको शायद याद नहीं होगा। मैं आपसे बहुत साल पहले मिला था। मैंने वंदना जी के साथ लगभग 23 साल काम किया है, और मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज आपको पुनः रूबरू देख के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। और आपको तो कौन नहीं जानता, आपके बारे में कुछ कहना जो है सूर्य को रोशनी दिखाना जैसा है। तो मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और काफी कुछ बस मैं आप आगे कुछ मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि जो क्योंकि जैविक खेती में सबसे बड़ी एक समस्या जो है वो है बीजों की। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि किस तरह से, मैंने भी अपने जीवन काल में काफी कोशिश की, लेकिन ये एक अभी भी मुझे लगता है कि गैप रह गया है। तो ये गैप को किस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं, ये मैं आपसे लेना चाह रहा था। बहुत अहम मुद्दा है ये बीजों का, और दुर्भाग्य से हो रहा है कि जिस तरह से हम जिस खेती का हमने प्रसार किया उसके कारण हमारे जो देशी बीज है वो खत्म हो गए हैं। और खास बात यह है कि जो देशी बीज है वो अलग अलग जलवायु में, स्थानिक जलवायु में पनपे हुए, अडेप्ट हुए हैं। तो अब वो क्या होता है कि डाइवर्सिटी और एक यूनिफॉर्मिटी, आपने हाइब्रिड बीज लाए, पूरे देश में प्रसारित किए, तो एक ही प्रकार के, इसका एक ही जीनोम है उसका, और उसके ऊपर यदि पेस्टिसाइड का अटैक होता है और ऐसी कोई बीमारी आती है, वो तो खत्म होने का जितना डर है अभी इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी बढ़नी चाहिए, जैविक विविधता बढ़नी चाहिए। तो यही करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उसको। अभी बीटी कॉटन आया
तो जो देसी कपास की जो अलग अलग वेराइटीज थी वो खत्म होने लगी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक यहाँ विदर्भ में काम शुरू किया था ऑर्गेनिक, तो यहाँ हमारा जो स्टेपल फूड था वो ज्वार था, सॉर्गम, ये करीब करीब 40% क्षेत्र जो थे ज्वार में था। तो मैंने ज्वार की पुरानी जो उसके बारे में, जातियों के बारे में समझना शुरू किया, तो किसानों ने मुझे जो नाम गिनाए तो करीब 14 प्रकार की जातियां थी और मुश्किल से हम 5-6 ही ढूंढ पाए। तो अभी भी मुझे लगता है कि जो इंटीरियर है, जैसे मेलघाट एरिया है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, जो जंगल का एरिया है, तो वहाँ इंटीरियर में मैंने कुछ ज्वार के वेराइटीज पाई है। तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ ढूंढना पड़ेगा। और गांव के स्तर पे हमें, जैसे अभी बीज बैंक जिसे कहते हैं, बीज कोष या सीड बैंक्स, उस कंसेप्ट को आगे लाना पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं अभी, हम गांव गांव में हम बीज बैंक कर रहे हैं कि वो पुराने जो खेत, अच्छा पुराना भी में अलग अलग प्रकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और मुझे एक बार और कहना जरूरी है, थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, एक मिनट, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसान, मेल किसान को पूछते हैं कि आपको कौन से बीज चाहिए, आपको बताएंगे ये बीज है, तो वो सबसे ज्यादा उसका दिमाग चलेगा ज्यादा उत्पादन देने वाले। और हमने महिलाओं के साथ जो उनके सामने ये 6 जातियां थी कपास की, ये ज्वार की, वो रखी, और वो इस किस्से में फूड वैल्यू ज्यादा है, इसमें कीपिंग क्वालिटी ज्यादा है, फॉर्डर वैल्यू ज्यादा है, इसी में प्रोडक्शन भी है, या कम पानी में आने वाली। तो उन्होंने, किसी ने उत्पादन वाली बात को नहीं छुआ, बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो गुण है उसको चुना। तो मेल में और फीमेल में ये फर्क होता है। तो हम लोग जो जा रहे हैं अभी पूरे देश में, उत्पादन की तरफ ही जा रहे हैं, ज्यादा उत्पादन मिलना चाहिए, फिर उसके लिए फिर रासायनिक खाद करो, ये डालो वो डालो। लेकिन जो हमारी जो पुरानी जातियां थी, उसमें कुछ ऐसी थी कि जो कम पानी में आती थी, या ज्यादा बरसात होगी उसमें भी आती थी, कीड़ों का उसके ऊपर असर नहीं होता था, इसलिए उनको लगाना साथ साथ, और किसी एक प्रकार के लगाते, अलग अलग प्रकार के लगाना ये जरूरी है, और इसलिए ढूंढना जरूरी है। दूसरा ये है कि बहुत सारे जो विश्वविद्यालय है, उन्होंने भी कुछ पुराने इकट्ठा किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ परभणी कृषि विश्वविद्यालय है, और उनका नांदेड़ में मैं गया था, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ 300 प्रकार के कपास के वेराइटीज उन्होंने इकट्ठा की है, और उनसे, वो देशी है, और देशी से वो स्ट्रेट लाइन वेराइटी, हाइब्रिड नहीं, वो तैयार कर रहे हैं, और वो सीधे तरीके से किसान यूज कर सकता है। तो उसका भी हम लोग लोगों में प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जगह पे आपको विश्वविद्यालय भी मदद करते हैं। यही मैंने जो अहमदाबाद से कच्छ की तरफ जाते हुए भी एक से केंद्र है रिसर्च स्टेशन, वहां पे भी मैंने देखा था। तो हम लोगों को एक तो इंटीरियर में जाके आदिवासी से ढूंढना पड़ेगा, जैसे मिलेट्स है, वो अभी भी आदिवासी के पास में है, मिलेट तो खत्म ही हो रहे जो मुख्य किसान है, या फिर विश्वविद्यालय जो संग्रह कर रहे हैं उनसे लाना पड़ेगा, और गांव के स्तर पे हमें बीज बैंक्स तैयार करनी पड़ेगी। यही एक रास्ता मुझे दिखता है, और अपने अपने जलवायु में जो एडजस्ट हुई, अडेप्ट हुई है, उसी को ढूंढना पड़ेगा। और मुझे अच्छा लगा धन्यवाद कि सर। आपने देहरादून अभी मुझे याद किया, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो वंदना की किताब है, नाम भूल रहा है, क्या था उसका, कि हमारे यहाँ जो धान की जो वेराइटीज थी पूरे देश में 2 लाख के ऊपर थी, और डॉक्टर रिचार्य ने तो इसका काफी संग्रह भी किया था। ये गेहूं के भी 1 लाख के करीब करीब देश में थी, अब वो जो खत्म हो रही है तो उसको ढूंढना पड़ेगा। जी, लगभग 5000 हम लोगों ने भी संरक्षित किए थे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी। अब मैं डॉक्टर आदरणीय हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी, जो वरिष्ठ कृषक हैं, मार्गदर्शक हैं और नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हैं, मैं चाहूंगा कि वो आए और हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करें। जी ओम, सदन को नमन। हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो जानकारी दी उसके संबंध में मैं थोड़ा सा
लेट जुड़ा, परंतु मैंने एक जो बात आपकी सुनी कि आपने जो है केला को या दूसरी चीज को जो परिवर्तित किया है खाद में। अभी वर्तमान में आपके क्षेत्र में ही पुसद में और यहाँ पर डॉक्टर चौहान जो है वो काम कर रहे हैं, और वो जीव मतलब ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया बेशियाना है, और भिन्न भिन्न तरह के जीवों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उसका खेत में उपयोग की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ हम एक और सज्जन जो है आदरणीय ताराचंद जी बेल जी, ये भी जीवों को जैव रसायन के माध्यम से बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपका इस संबंध में क्या विचार है कि ये किस तरह से हमारे किसानों के लिए उपयोगी होंगे? इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो हम लोगों को भी समझने में आसानी होगी। जी ओम। एक तो ऐसा है कि जैसे हमने किसानों के साथ काम करते करते, जैसे उनके 3-4-5 एकड़ कितना भी जमीन हो, हमने कहा 1 एकड़ से शुरुआत कर धीरे धीरे बढ़ाए। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके खेती का एक हिस्सा बिना रसायन का है और एक दूसरा रसायन का है। तो दोनों के जमीन के मिट्टी लेके हमारी प्रयोगशाला है, जिसमें हमने उसमें सूक्ष्म जीवाणु का अध्ययन करने की कोशिश की, जैसे टोटल बैक्टीरियल काउंट है, एक्टिनोमाइसिस काउंट्स है, इस तरह से बेनिफिशियल माइक्रोब्स क्या है। तो हमने पाया कि जहाँ केमिकल बंद हो गए हैं वहाँ अपने आप उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, और सूक्ष्म जीवाणु जो जमीन के है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जमीन के अंदर जो मूल तत्व है, पोषक तत्व है या अन्य द्रव्य है जो कि वनस्पति के विकास में या फसल के विकास में काम आते हैं। तो अभी क्या हो गया है कि जो हमने खेती जो 40 साल से, अभी तो 60 करीब 60 साल हो गए हैं, बर्बाद की है, तो जिसमें ये सारे जीव खत्म हो रहे हैं। इसलिए ये संजीवक, जिसे डॉक्टर दाभोलकर, मतलब जिनका खून हुआ वो नहीं, उनके बड़े भाई थे जो ये थे प्राध्यापक थे, गणित के प्राध्यापक, लेकिन वनस्पति शास्त्र का अभ्यास, उन्होंने संजीवक नाम की एक गोबर और मूत्र और इसमें गुड़ डाल के एक फॉर्मूला किया था, जिसको सुभाष शर्मा जी, सुभाष पालेकर जी ने अपने अपने नाम दे, जीवामृत वगैरह। वो किस लिए है कि वो एक प्रकार से बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव वो तैयार करेंगे, वो जमीन में जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ाएंगे, और फिर वो पोषक तत्वों को ये करेंगे। अब इसमें दूसरी मतलब यही कहना मेरा कि सूक्ष्म जीवाणु की भूमिका है फसलों के दोनों तरफ से, विकास के लिए भी है और उसके कीट नियंत्रण के लिए भी है। अब क्या हुआ है कि कुछ सर आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही कीड़ों को। तो अच्छा, मैं तो उसके आई सर, आवाज आई फिर से ज्वाइन आ रही है अभी तो है कि कुछ अभी उपयुक्त जीव माने जाते हैं सूक्ष्म जीवाणु, करीब करीब 15-16 ऐसे प्रकार ढूंढे गए हैं कि जिसमें से कुछ तो फंगस जैसे बुरशी जैसे कहते हैं, फफूंदी जैसे ग्रुप के हैं, कुछ तो बैक्टीरिया के ग्रुप में, जीवाणु के ग्रुप में है, कि जिनका कहना है कि इसका स्प्रे करने से भी, क्योंकि ये उनका कहना है कि ये तो नेचर में ही है और नेचर से हमने निकाले हैं, सिर्फ हमने उसको बढ़ाया है अलग तरीके से, और वो उसके तरीके बढ़ाने के भी आसान है, जो भी गोबर पानी के साथ ही उसको बढ़ाया जा सकता है। तो वो बढ़ाएंगे तो उसका हमें लाभ होगा। और मैंने तो उसके ऊपर इस तरह से खरीदे हुए इस पर काम नहीं किया है, लेकिन जिन किसानों ने काम किया है उनका कहना है कि 2-3 साल हमने किया है और उसके हमें अच्छे, मतलब कोई बाहर से केमिकल का यूज करने के बजाय इन जीवाणुओं का यूज करते हैं तो उसका हमें फायदा हो रहा है, जो बीमारियां हैं उसको नियंत्रित करने में भी और वृद्धि करने में भी पेड़ों की, फसलों की। तो मैं तो इसको अभी प्रयोग के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं खुद हमारे प्रयोगशाला में उसको प्रयोग करके कुछ किसानों के साथ काम करना चाहूँ, उसका हम खुद असर देखना चाहते हैं। मुद्दा इतना ही है कि ये नेचर में ही है, जिसको हम नेचुरल तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो मुझे अभी तो आपत्ति नहीं दिखी, आगे क्या होता है देखना पड़ेगा। जी ओम, आपने बहुत अच्छे हमको जानकारी दी, और चूंकि अभी हम लोग भी
और आदरणीय डॉक्टर चौहान साहब के साथ जुड़ करके नर्मदापुरम के किसान भी कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए हमने ये प्रश्न किया। और आपके पुसद में, अमरावती में मतलब केंद्रीय सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 191 किसानों के यहाँ ये प्रयोगशाला स्थापित करने की ऐसी कुछ स्वीकृति मिली है, और वो आपके निकट में ही है और आपका एक अनुभव भी है। तो निश्चित रूप से उस संबंध में यदि आप और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इस बात पर और एक मतलब बहुत प्रमाणित जानकारी हम लोगों को मिल पाएगी। तो उसका भी बाद में जो है निश्चित रूप जब महाराष्ट्र सरकार ने किया है तो धीरे धीरे ये पूरे भारत में ही फैलेगी, तो इसके भी जो है तुलनात्मक अध्ययन होगा तो ज़्यादा लाभकारी होगा। ऐसा हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि निश्चित रूप से उन किसानों से विजिट करके जो काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए जियो, और हमारे पुनः इस हमारे योगाहार में आइए और हम लोगों को फिर से एक नई जानकारी देंगे, ऐसी आशा के साथ आपको प्रणाम जियो। धन्यवाद, जरूर आपकी सूचना का विचार करेंगे। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी देहरादून से हैं और मैं उनसे चाहूँगा कि वो आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता तारिक जी से संवाद करने का कष्ट करें। जी आदरणीय धन्यवाद। और मैं अभिवादन करूंगा। उत्तराखंड से ही हूँ, दिनेश सेमवाल। और जब मैं सुन रहा था आज के मुख्य वक्ता आदरणीय तारक जी को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। निश्चित ही ये जो डगर आपने चुनी है, आप जो आपने बताया बहुत कठिन डगर है, लेकिन इसी डगर में सफलता, हमारी धरती की सफलता आगे बढ़ती है। और मैं तो आप सभी के समान सामने एक विद्यार्थी हूँ। हाँ, मैंने विदर्भ के बारे में बहुत सुना पढ़ा और एक दो बार जाने का मौका भी मिला। अमरावती, अकोला, जो बुल्ढाना, चंद्रपुर और वर्धा और भी जो जिले हैं, उसमें मैंने आदरणीय ये देखा कि बहुत सारे देश भर के जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण के प्रति चिंतित व्यक्ति और जो उस कार्य करने वाले लोग, समय समय पर मैंने देखा कि सबने कहा कि हम विदर्भ को बचाने जा रहे हैं, विदर्भ को बचा रहे हैं। लेकिन विदर्भ क्षेत्र में कैसा कार्य हुआ होगा, वो आपसे एक स्थानीय निवासी और उस जमीन से जूझने वाला व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब देश भर का इतना फोकस एक क्षेत्र में होता है, जैसे अभी आदरणीय डॉक्टर विनोद भरसर कह रहे थे कि बीज बचाने का भी बहुत बड़ी चैलेंज आज है। बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए हैं और बीज बचाने की सबूत के साथ पेश किए कि इतने बीज बचाएं, फिर भी बीज नहीं बचे। दूसरी तरफ मुझे देखने को मिलता है जब मैं रूरल एरियाज में और ऐसे ट्राइब्स एरियाज में जाता हूँ, जिन क्षेत्रों में एनजीओज और इस तरह के संगठन नहीं गए, वहाँ अभी भी बीज सुरक्षित है। लेकिन जहाँ हमें पढ़ने को मिलता है और वहाँ एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, वहाँ बीजों का होना नदारद पाया जाता है। तो मुझे ये देख करके एक तरफ बड़ी खुशी होती है कि बहुत अच्छे ढंग से कार्य हो रहा है और जो इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनके मकर जाल से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी के पैरेलल में, उसकी तुलना में अगर आदरणीय रमेश मेहरा जी की शब्दों में कहें कि तुलना की जाए, तो तब मुझे दिखता है कि जितना हमने हो हवा कर दिया वो सामने नहीं आया। इसका कारण क्या रहा होगा, मैं ये अध्ययन भी करना चाहता हूँ और आप के मार्फत ये जानना भी चाहता हूँ। जी आदरणीय, धन्यवाद। बहुत अच्छा, आप युवा है और युवा होके ये सारे सवाल कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम जो आपके उम्र में थे तब उन्होंने शुरुआत की थी। एक तो ये है मुद्दा कि खासकर बीजों, जैसे कहना कि विदर्भ में इतने बाहर से लोग आ रहे हैं और वहाँ के प्रश्न नहीं पूछ रहे, तो देखिए बाहर से आके कोई प्रश्न नहीं सॉल्व कर सकता, जो स्थानीय है उन्हीं को सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो एनजीओ हो चाहे इंडिविजुअल हो। और किसानों को वो भी खुद सोचना ही पड़ेगा। और आखिर हमारा
बहुत सारा हमारा समाज कैसा है जो हम कहते हैं कि मेंढी जैसे कहते ना भेड़ी की तरफ है, एक भागे कि उसके पीछे सब भागते हैं, एक केमिकल के करे वो भागते हैं। सोचने वाले लोग अभी जिन जिन इनोवेटिव फार्मर्स का, प्रयोगशील किसानों का मैंने अध्ययन किया, और हर जगह होते ही है, पंचक्रोशी में 10-12 गांव के पीछे एक होता है ये जो सोचता है अलग प्रयोग करता है। उनको समझना, उनको इज्जत देना, ये जब तक नहीं होता तब तक बाकी किसान उसमें नहीं जाते, और दिखाना कि ये मेरा प्रॉफिट ये हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि जो रासायनिक खेती में बिल्कुल जमीन बिल्कुल साफ रखी जाती है, हो सकता है कि बिना रासायनिक खेती में, प्राकृतिक खेती में कचरा ही दिखे, अरे ये कचरा ही है इसके खेती में, तो दिखने वाली बात है ना, लेकिन जो उसके रिजल्ट तो अलग आ रहे हैं। तो गहरा में जाके किसान को भी समझना पड़ेगा, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे यहाँ मल्टीनेशनल्स इतने हावी हो गए हैं, जैसे 60 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन का वो चला बात, उसका तो हम झेल ही रहे अभी, जो भी उसके, मैं नहीं कहता कि उसका पॉजिटिव नहीं हुआ, हमारी 4.5 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोग आबादी को उन्हें खिलाया पिलाया, लेकिन क्या खिलाया, कैसे खिलाया, उसके क्या असर, वो अलग अलग बात है। लेकिन जो निगेटिव परिणाम हुए, जो प्रकृति के ऊपर हुए, हमारे हमारे शरीर के ऊपर हुए, वो सारे वो भोग आर्थिक भी हुए, सामाजिक भी हुए, आत्महत्या के रूप में, वो तो बहुत झेल ही रहे। उसी तरह से 90 के दशक में जो हमने जागतिकीकरण, उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन जो भी किया, उसके भी अगर हम परिणाम झेल रहे हैं, तो उसमें जो क्या हुआ था, उस वक्त तक हमारे जो बीज है जो खेती में लगने वाले, उसमें काफी सारे शासकीय जो प्रयोगशालाएं हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो या अन्य प्रयोगशालाएं हो, उसमें होते थे, उसके लिए काफी पैसा खर्चा किया जाता था। लेकिन जब से ये शुरू हुआ उदारीकरण, खासगीकरण या जो प्राइवेटाइजेशन, उसमें हमने सारे कंपनियों को खुली छूट दे दी है। और आश्चर्य की बात और दुख की बात है कि हमारा जो बजट है राष्ट्र का, देश का, जो हमारे प्रयोगशाला जो यूनिवर्सिटीज है या ऐसी प्रयोगशाला है रिसर्च का, वो खत्म हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो हमारे झक मार के हमको वो बीज वहां से ही लेने पड़ते हैं। अब मैं कितना भी चाहकर ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे किसानों को बिना बीटी वाला कपास का बीज मिले, तो मार्केट में है ही नहीं, हमें तो कहीं जाके ढूंढना पड़ेगा इधर उधर से। ये परिस्थिति आई है क्योंकि हमने प्राइवेटाइजेशन को बहुत बड़ा बढ़ोतरी दी है, ये मुझे एक दिखता है। ये दूसरी बात है कि किसी भी चीज के लिए एक गवर्नमेंट का सपोर्ट लगता ही है। हमारे जैसी संस्थाएं मर्यादा है, मैन पावर की कमी है, हम कितना काम कर सकते हैं, कितने किसानों के पास जा सकते हैं, हम एक प्रकार से प्रयोगशाला के रूप में दिखा सकते हैं। बस हम 400 किसानों के पास काम किए, ये रिजल्ट हमने दिए हैं, हम 4000 या 4 लाख किसानों की तरफ नहीं जा सकते। वो तो जो साधन है तो गवर्नमेंट के पास में है। तो जैसे हरित क्रांति में गवर्नमेंट ने किया, उसी तरह से अभी करना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है, अभी प्राकृतिक खेती के बारे में सरकार कुछ कर रही है। जैसे अभी वर्धा जिले में ये करीब 5000 किसानों को तैयार करना है, और उसके अलग अलग उन्होंने एक योजना बनाई है। वो योजना 5 साल की है, 5 साल में क्या क्या परिवर्तन आएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी संस्था क्या कर सकती है, तो हमारी संस्था को उन्हें जिम्मेदारी दी कि आप इन किसानों को पढ़ाइए। तो जैसे वर्धा जिले में 8 तालुका है, उसमें से 50-50 किसान आके हमारे यहाँ अभी 11 उनके प्रशिक्षण वर्ग 9 पूरे किए हैं। हम उनको समझा रहे हैं और आगे आप उनको क्या करना है उसके लिए भी फॉलोअप वो करेंगे। तो अब अभी ये 5000 हुए, 5000 को और बढ़ाना है किसान। तो जब तक इसमें शासन का सपोर्ट नहीं रहेगा, तब तक ये बहुत बड़े पैमाने पे नहीं फैलेगा। ये मुझे ध्यान में आता है, क्योंकि व्यक्ति और संस्था को तो मर्यादा है ना, जितना भी आप कह वंदना शिवा भी कहिए, वो तो कह रही है, कहती फिरती भी है, लेकिन उतना करने के बाद में भी क्या उत्तराखंड में या देहरादून में पूरा स्वीकार किया गया क्या? क्योंकि उनकी भी मर्यादा है। तो ये मुझे लगता है कि ये जब तक शासन इसमें नहीं उतरेगा, और शासन उतरने का ये भी महत्व है कि आपको तो आप कल्याणकारी राज्य मानते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि अच्छा खाना लोगों को मिले। क्या किसान आत्महत्या करते रहे जिंदगी भर? फिर वो उसके आगे पीढ़ी का क्या होगा? 40% किसानों ने कहा, जब सर्वेक्षण किया गया 10-12 साल पहले,
कि हमें 40% ने कहा कि हमें दूसरा कोई पर्याय मिलता है तो हम खेती छोड़ने को तैयार है। खेती छोड़ देंगे तो आप खाएंगे क्या? आज तो आप जो खा रहे हैं वो तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आप गेहूं और चावल ही खा रहे हैं। आपका तेल का उत्पादन, खाने का तेल का उत्पादन क्या हो रहा है? आपके जो जो, जो ये है क्या कहते हैं उनको, दालें हैं, दालें का क्या हो रहा है? आप तो बाहर से ही ला रहे हैं। तो ये किसान ने सब छोड़ दिया गया, तो फिर ये मल्टीनेशनल ही आएंगे खेती करने के लिए। और हम तो देख ही रहे उसके ऊपर कितना जोर है सरकार के ऊपर। जो अमेरिका में हुआ कि 3-4 एकड़ वाले तो या 5-10 एकड़ वाले तो किसान खत्म ही हो गए। यूरोप में भी यही हो रहा है धीरे धीरे। तो वो क्या आपके लिए, आपको जैसा चाहिए वो अनाज देंगे क्या? वो तो पैसा कमाने के लिए है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इसका ये सवाल है और उसके लिए सभी को सोचना पड़ेगा। ये सिविल सोसाइटी जो शहर में जो लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, दबाव लाना पड़ेगा। अब सरकार तो सिर्फ शहर के ग्राहकों का ही देखते, वो कुछ प्याज के दाम 100 रुपए हो गए तो अब उसको दबाव लाते। भले जब 5 रुपए हो जाते हैं तो कोई ग्राहक नहीं कहता कि मैं देशभक्त हूँ और मैं 50 रुपए किसान को दूंगा। ये सारे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे, पेचीदे मुद्दे। जी, जी आदरणीय धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब मैं मिथिलेश सिंह जी ने हैंड रेज किया है मुजफ्फरनगर से, मैं उनके पहले आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और आज के हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता जी से संवाद करें और फिर मिथिलेश जी का, और फिर समापन करते हैं। 8:30 तक ये संवाद जारी रहेगा। तो आदरणीय शरद वर्मा जी, अगर सदन में मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आदरणीय मिथिलेश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना संवाद करने का कष्ट करें। जी, ओम सदन को अनुमान। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी आज। जो हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हैं, मैंने सुना उन्हें ध्यान से। तो मैं जैसे सुन रही थी तो मुझे ये समझ में आया कि जो आपने बताया कि हमें ग्रामीण स्तर पर अपने बीज बैंक बनाने होंगे। तो ये बीजों वाली समस्या इतनी गहन कैसे हुई? मुझे ये समझ नहीं आया। और हमें अपने बीज कैसे विलुप्त हो गए? मेरा ध्यान इस तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे किसान और आपका जो संबंध है वो एक ऐसे समझ में आ रहा है जैसे स्टूडेंट और टीचर का होता है। तो स्टूडेंट जब गलती करता है तो टीचर को पता होता है कि ये गलती क्या कर रहा है और इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें अपने बीज कैसे लाने होंगे ताकि ये बीजों वाली समस्या खत्म हो सके? जी, बस मैं यही जानना चाह रही थी। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरह के हमने हमारे खेती में दखल अंदाजी की, अब वो अंग्रेजों के ज़माने में थी, उन्होंने बर्बाद की हमारी खेती, वो अलग मुद्दा है और वो भी एक इतिहास समझना चाहिए। लेकिन अभी जो हमारे देश में जो मैंने 90 के दशक के बाद में जो कहा कि जागतिकीकरण, प्राइवेटाइजेशन हुआ, हमने खुली छूट दे दी कंपनी उसको, वो अपने बीच बेचा। और वो ये है कि हमारे पुराने बीज जो उसको सीधा स्ट्रेट लाइन वेराइटीज कहती थी कि हमने कोई फसल लगाई, जैसे ज्वार लगाया हमने, उस वो हम जब खड़ी रहती थी फसल और उसमें से हम देखते थे कि ये बहुत अच्छा पेड़ है या सॉरी पौधा है जिसमें से अच्छे बीज लगे हैं, उस बीज को रख के हम अगले साल यूज कर सकते, फिर उसके अगले साल यूज कर सकते। उसको स्ट्रेट लाइन वेराइटीज कहते हैं कि जो बीज हम बार बार यूज कर सकते हैं। और हमारे सारे पुराना जो खेती थी उसमें यही था। लेकिन जब ये हमने हाइब्रिड निकाले, जिसको कहते हैं संकरित बीज की, जिसमें अलग अलग जो उसके जो ये जातियां है या वेराइटीज है, उसको उसके गुण इकट्ठे लाए जाते हैं। लेकिन वो इकट्ठे लाए हुए गुण एक ही पीढ़ी पे रहते हैं। वो बीज आपने लिए तो उत्पादन तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन वो अगले साल वो बीज नहीं काम आते, वो आपको नए बीज लेने पड़ते हैं। इसका मतलब हमने खेती जो किसानों को परावलंबित किया, जो स्वावलंबी था बीज के बारे में वो परावलंबित हो गया। वो बीज बार बार उसको लेना पड़ता है। दुर्भाग्य से क्या हो गया, पूरे दुनिया में जब से खेती का जो जो खोज हुई,
तब से बीजों का संरक्षण और या कंजर्वेशन करने की जो जिम्मेदारी थी वो महिलाओं की थी पूरे दुनिया में, अभी तक अभी भी है। लेकिन अभी मार्केट ओरिएंटेड खेती होने के कारण अब वो रहने की जरूरत ही नहीं है, आप बाजार में जाओ खरीदो। इसके कारण हमारे पुराने बीज नष्ट हो गए एक। और ये कहा जाता था कि इसमें तो उत्पादन कमी है, उसमें उत्पादन कमी है। अरे भाई उसमें और गुण थे ना, जैसे मैंने कहा उसमें टेस्ट था, उसमें कीपिंग क्वालिटी थी, उसमें आरोग्य के गुण थे, अच्छे हेल्थ, उसमें मिनरल्स मिलते थे, जैसे मिलेट से काफी अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं जिसके लिए आप अभी गोलियां लेनी पड़ती है। वो कम पानी में आने वाले थे, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए क्योंकि हमने सारी खेती मार्केट ओरिएंटेड कर दी। ये काम मुख्य रूप से रहा है। अब पेचीदा मामला ये है कि कुछ तो हमारे नष्ट हो गए, कुछ कुछ जो है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ढूंढना जरूरी है और ये अभी भी मिल सकता है। जो मैंने जैसे कहा कि इंटीरियर क्षेत्र जो है, सुदूर जो गांव है, वहाँ विशेषकर आदिवासी लोग हैं, इन्होंने कुछ कुछ अभी जैसे, और कुछ किसान ऐसे हैं भी। अभी जैसे हमारे सटके जो जिला है, यवतमाल जिला, उसमें ये एक ऑर्गेनिक फार्मर है, जो प्रयोगशील फार्मर, जो पहले रासायनिक खेती करते थे लेकिन अभी वो 25 साल से ऑर्गेनिक की तरफ आए। उनके पास 20 सालों से बीज है, अलग अलग प्रकार के बीज है, और वो कहते कि मैं कहीं से नहीं लेता बीज। तो ऐसे किसानों के बीज हम ले सकते हैं ऐसे ढूंढ के, और फिर उसको हम बीज बैंकों में संरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये समय लेने वाला काम है, लेकिन उसके सिवा चारा नहीं है, उसके तरफ जाना पड़ेगा। जी बहुत सुंदर। जी, और मेरा एक सवाल और है जो मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। जो आपने कहा कि जो महिलाएं थी हमारे बीजों को संरक्षित करके रखती थी, तो यदि हम अपने बीज रखें तो क्या उसका उत्पादन घट जाता है? नहीं, देखिए क्या है कि अभी जो उत्पादन मिल रहा है ना, जो रासायनिक खेती से जो मिलता है, उसमें वो पैकेज है, वो कहते हैं कि उन्नत बीज है जो ज्यादा उत्पादन देता है। लेकिन उसके साथ साथ रासायन भी डालना पड़ता है, बिना खाद से उत्पादन उतना आ ही नहीं सकता। और ज्यादा खाद डालेंगे तो फिर वो कीटक भी आकर्षित होते हैं, फिर कीटकनाशक भी डालना पड़ता है। हमारे जो बीज थे भले ही वो कम उत्पादन देने वाले दिखते हो, लेकिन वो हमारी जमीन से अनुकूल थे। जो भी हम सेंद्रीय खाद देते थे उसके ऊपर उसको। और दूसरा ये है कि आपको बीज, सभी बीज बेचने के लिए, मतलब आपका अनाज सभी बेचने के लिए होगा क्या? आपके आपके खुद के सेवन के लिए कितना है, उसका भी तो सोचना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा यह है कि जो हमारी एकल खेती हो रही है, पहले हमारी बहुविध खेती होती थी, अलग अलग प्रकार के फसलें हम एक साथ लेते थे, मिक्स फार्मिंग थी। अभी यानी कपास यानी कपास, सोयाबीन यानी सोयाबीन। तो इसको जो स्टडी किया गया, इसमें रिसर्च पेपर भी है कि एकल का जो आप उत्पादन लेते हैं और वो मिश्र में उत्पादन लेते हैं, जैसे 1 एकड़ में आपने कपास लगाया, 1 एकड़ में आपने ज्वार लगाया, 1 एकड़ में आपने तुअर लगाई, 3 एकड़ में आपने अलग अलग लगाया। लेकिन 3 एकड़ में मिक्स करके लगाया तो मिक्स फार्मिंग में क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन ज्यादा आता है। ये हमारे समझ में ही नहीं आता, और अब प्रसार यही किया गया जिसको उत्पादन बढ़ता है। लेकिन वो एक साथ लगाने के बाद उसको जो दूसरे फसलों का फायदा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स है। सॉरी, मैं थोड़ा सा एक सेकंड ले रहा हूँ। हमारे यवतमाल जिले में एक वरुड तालुका है, जहाँ पहले लोग ज्वार के साथ में मूंग या उड़द लगाते थे। तो उसका फायदा ये होता था कि 2 महीने में मूंग या उड़द निकल जाएगा, लेकिन बायोमास नीचे जाएगा, उसको कपास का फायदा, उसका उत्पादन बढ़ेगा। सिर्फ अकेले कपास लगाएंगे तो उत्पादन नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद मूंग उड़द उसी में बीज मिला दिया। 3 किलो सॉर्गम में 1 किलो आपने मूंग डाल दिया, उसी के साथ उसी कतार में आ गया। तो दोनों की स्पर्धा नहीं है, क्योंकि कपास सीधा जाता है, मूंग छोटा रहता है, और उसका बायोमास खत्म हो जाएगा तो उसका खाद बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सर है। तो उत्पादन की तरफ भी जो कि अलग तरीके से देखना पड़ेगा, जो साइंटिफिक के तरीके से देख सकते हैं, जो सामान्य रूप में उसका प्रसार नहीं करते कंपनियां, तो कहते ये इसका उत्पादन ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो मोनोक्रॉप के रूप में है ना, एकल क्रॉप के रूप में, मिक्स क्रॉप में नहीं है उसका। तो ये सारी बातें हैं, पेचीदे है, लेकिन समझना जरूरी है। मेरा कहना यह है कि अच्छे साइंटिस्ट को भी जो जमीन से जुड़े हुए हैं
और जो समाज से जुड़े हैं उनको इसमें आना पड़ेगा। मैंने अपना जीवन लगा दिया, ठीक है, मुझे अलग प्रकार का समाधान है, लेकिन अलग लोगों को भी आना, युवा लोगों को भी आना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक जो प्रयोगशाला में काम करते हैं, विश्वविद्यालय में बैठते हैं, वो एक अपने को ऊंचे स्तर पे समझते हैं, और किसान और अनपढ़ है उसको नीचे स्तर पे, जैसे कोई पानी पिला रही है, ऊपर से पानी पिला रहा और नीचे से पी रहा है। मेरा कहना ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को और किसान को एक स्तर पे आना चाहिए पड़ेगा, हमको बराबर बनना है। अरे आपने किताबें पढ़ी है, आपने प्रयोगशाला में काम किया है, उसने तो जमीन से अनुभव लिया है ना, और वो उसका अकेले का अनुभव नहीं है, उसके पीढ़ियों का भी अनुभव उसके साथ जुड़ा है, तो यू कैन लर्न मेनी थिंग फ्रॉम हिम। वो नहीं हो रहा है, जिसका जरूरी है, और उसको वैज्ञानिक तरीके से समझाना भी जरूरी है। जी, किसान को और वैज्ञानिक को एक साथ आना चाहिए, उनका अनुभव एक साथ शेयर करें। आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने आज बताया। और 8:29 हो गए हैं। मैं आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, जिनके आमंत्रण पर, जिनकी वजह से आज हम आपको सुन पा रहे हैं, वो आए और अपनी बात, संवाद और इसके बाद आभार ज्ञापित करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी। लेकिन उसके पहले मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि प्रदीप जी के कारण मुझे इतने लोग, देश भर के इतने लोगों के साथ संवाद करने को मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। तो मुझे तो आधा घंटा ही बोलना था, लेकिन अभी करीब करीब ज्यादा समय हो गया, 1 घंटा तो इसी में लगा है। नंबर अच्छा मिल जाए क्या, मोबाइल नंबर आपका? 98 कोई लिख सकते हो, 9850 9850 34 11112 1112 9850 34 11112 3 बार 1 है, फिर 2 है। और यदि मुझसे बात करनी तो मुझे रेफरेंस दीजिए इसका, क्योंकि मैं भूलता हूँ। ये तो ये आपने आज के इसका रेफरेंस दिया तो फिर मुझे याद आ जाएगा। सर अपना नंबर एक बार और रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ, 9850 34 11112 अभी आ गया। 34 के बाद बोलिए। चैट बॉक्स में डाला है, चैट बॉक्स में। जी जी 11112 3 बार 11-12 ऐसा ध्यान रखिए, 11-12। ओम। जी धन्यवाद। ओम, सभी को सादर प्रणाम। और आज की योग क्लास भी बहुत अच्छी थी। मैं आखिरी में जुड़ा था और मेरे पूजनी तारक जी से की क्लास ही बोलूंगा मैं तो, या उनका उद्बोधन जो था बहुत विशिष्ट था, बहुत अच्छा था। और बीच में हमारे ग्रुप के संचालक सर आए थे और उन्होंने जिस तरह से तारक साहब को बात बताई कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। पवन सर की बात कर रहा हूँ। पवन सर आए, किस तरह से काम कर रहे हैं। पवन सर बहुत मुझे ऐसा लगा कि बहुत इम्प्रेस थे तारक सर से। तो तारक सर तो हमारे मतलब बहुत कम मिला हूँ मैं इनसे, मिला हूँ किंतु, और बहुत मेरे मन में इनके प्रति बहुत ज्यादा इज्जत है। तो मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सर कभी कभी जुड़े हैं तो हमेशा मत, कभी कभी मार्गदर्शन और देते रहे हम लोगों को। तो फिर मैं बाकी जो लोग हैं, अनिल राय जी, आशा रावत जी, अस्तिवा तिवारी जी, भूपेंद्र शास्त्री जी, बने सिंह जी, दिनेश सेमनाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, गजानंद भैया, गणपत लाल अंजाना जी, कल्पना खोटले जी, और कुशाल भारद्वाज, कृष्ण कुमार, माया राजदीप सिंह शर्मा जी, मिथिलेश सिंह, मुन्नीलाल यादव भैया, नीलकंठ साबले जी, प्रणाली मराठे जी, प्रियंका समरथ जी, कुशवाहा सर, राम आधार, अंदेश्वरी, रामचंद्र मेहरा जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, सॉरी, रूप सिंह भैया, तारक सर, और तुलाराम पटेल जी, वैशाली विनायक जी, विनोद भट्ट जी और शरद भैया जी, इन सब का बहुत बहुत आभार। राम महिर यादव जी भी आज जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे ग्रुप की संचालिका जो हैं, जिन्होंने कि सर से बार बार संपर्क किया,
आदरणीय रंजना जी को सादर आमंत्रित करते हैं, उनका हैंड रेज था। और रंजना जी को बहुत बहुत आभार, आपका आभार। आए रंजना जी आए, अपनी बात भी रख दें और फिर समापन कर देते। जी जी, समापन तो हो गया है, फिर भी मैं एक क्योंकि आज